हम इस वीडियो में विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, विमीय विश्लेषण के मुख्य रूप से 3 अनुप्रयोग होते हैं। पहला अनुप्रयोग होता है विमीय समीकरण की संगतता यानी कि कंसिस्टेंसी की जांच करना। दूसरा अनुप्रयोग होता है भौतिक घटनाओं के अंतर्गत भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। और इसी प्रकार देखिए, तीसरा अनुप्रयोग होता है एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में मात्रक परिवर्तित करना। और इस वीडियो में हम विशेष रूप से इस तीसरे अनुप्रयोग के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, यानी कि यह सीखेंगे कि एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में मात्रक किस प्रकार से परिवर्तित किए जाते हैं। उदाहरण रूप में इसे समझने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक मात्रक एसआई प्रणाली में है और हम इसे सीजीएस प्रणाली में परिवर्तित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 1 न्यूटन है और एसआई प्रणाली में बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसी तरह सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। अब यदि हम यह पता करना चाहते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो यह ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर इस अनुप्रयोग का उपयोग कर सकते हैं। अब यह करने से पहले चलिए यह समझ लेते हैं कि विमीय विश्लेषण अर्थात डायमेंशनल एनालिसिस आखिरकार क्या होता है। तो देखिए, विमीय विश्लेषण भौतिकी और अभियांत्रिकी में उपयोग की जाने वाली एक विधि है जिसके अंतर्गत विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंधों का विश्लेषण उनकी विमाओं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि की पहचान करके किया जाता है। अब यहाँ पर आपको विमीय सूत्र के बारे में भी पता होगा। देखिए, हम घनत्व अर्थात डेंसिटी के लिए सामान्य सूत्र जानते हैं। यह होता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। तो अब यदि हम घनत्व के लिए विमीय सूत्र लिखना चाहें तो वह आता है m की घात 1 l की घात -3 t की घात 0। तो इस संपूर्ण चीज को हम विमीय सूत्र कहते हैं। और यहाँ पर ये जो घातांक अर्थात एक्सपोनेंट्स हैं, जैसे कि द्रव्यमान में घातांक 1 है, लंबाई में घातांक -3 है और समय में घातांक 0 है, इन घातांकों को हम विमाएं अर्थात डायमेंशंस कहते हैं। तो बात यह है कि एक विमीय सूत्र एक भौतिक राशि को आधारभूत विमाओं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि के पदों में प्रदर्शित करता है, जिनसे उस भौतिक राशि का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इस स्थिति में हमारी भौतिक राशि तो घनत्व है और हम इस भौतिक राशि यानी कि इस घनत्व को आधारभूत विमाओं जैसे लंबाई, द्रव्यमान व समय के पदों में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस भौतिक राशि को इन सामान्य पदों में प्रदर्शित किया जा रहा है। हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि विमीय सूत्र के उपयोग से हम किस प्रकार मात्रकों को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में परिवर्तित कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि हम मात्रकों को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हमारे पास एक प्रणाली होती है एसआई प्रणाली और दूसरी प्रणाली होती है सीजीएस प्रणाली। अब एक भौतिक राशि होती है बल यानी कि फोर्स। मुझे यह पता है कि एसआई प्रणाली में हम बल को न्यूटन में मापते हैं और सीजीएस प्रणाली में हम बल को डाइन में मापते हैं। अब मेरी रुचि यह ज्ञात करने में है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो इस अनुप्रयोग की मदद से हम यहाँ पर इस राशि यानी कि यह जो यहाँ पर राशि अनुपस्थित है, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यह करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि n1 दी गई मात्रक प्रणाली में आंकिक मान है। तो हमारे पास जो दी गई मात्रक प्रणाली है वह एसआई प्रणाली है। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए जो n1 का मान है वह 1 के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए कि u1 दी गई प्रणाली में मात्रक है। इसका मतलब है कि जो ये न्यूटन है यह हमारे लिए u1 आ जाएगा। और इसके बाद मान लीजिए कि n2 आवश्यक मात्रक प्रणाली में आंकिक मान है, यानी कि यह यहाँ पर n2 आ जाएगा। और इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि n2 हमारे लिए चर अर्थात वेरिएबल है और हमें n2 का मान ज्ञात करना है। अब इसके बाद मान लीजिए कि u2 आवश्यक प्रणाली में मात्रक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जो डाइन है यह u2 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें बस इस विशिष्ट सूत्र का उपयोग करना है, यानी कि n1u1 बराबर n2u2। यह जो सूत्र है यह इस अनुप्रयोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण
वह रोचक चरण के रूप में आने वाला है। चलिए इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। तो जब हम यह लिख रहे हैं N1U1 बराबर N2U2, तो आइए यहां पर इस U1 के स्थान पर हम उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिख लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा M1 की घात A, L1 की घात B, T1 की घात C, और यहां पर यह N1 से गुणा होगा बराबर N2। और अब चलिए U2 के लिए भी हम विमीय सूत्र लिख लेते हैं। तो यह आएगा M2 की घात X, L2 की घात Y, T2 की घात Z। अब यदि मैं आपको कारण बताऊं कि मैंने यहां पर M1 लिखा है, यहां पर M2 लिखा है, यहां पर L1 लिखा है और यहां पर L2 लिखा है, इसी तरह यहां पर T1 लिखा है और यहां पर T2 लिखा है, तो इस बात का कारण ये है कि ये दोनों अलग अलग प्रणालियों के भाग हैं। जैसे कि यहां पर यह तो SI प्रणाली है और यहां पर यह CGS प्रणाली होगी। अब यदि हम इस M1 की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि SI प्रणाली में द्रव्यमान के लिए जो आधारभूत मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है, किंतु यदि हम CGS प्रणाली की बात करें तो यहां पर इस M2 के लिए जो आधारभूत मात्रक है वह ग्राम होगा। अब इसी प्रकार SI प्रणाली में L1 के लिए यहां पर मीटर आएगा और CGS प्रणाली में L2 के लिए सेंटीमीटर आएगा। लेकिन SI व CGS दोनों ही प्रणालियों में यहां पर T1 व T2 इन दोनों के लिए ही सेकेंड आ जाने वाले हैं, यानी ये दोनों समान ही रहते हैं। अब इस अनुप्रयोग में एक महत्वपूर्ण चरण यह होता है कि यहां पर यह जो A का मान है यह इस X के मान के बराबर होता है। इसी प्रकार B यहां पर इस Y के बराबर होगा और C यहां पर इस Z के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर विमाएं यानी कि डायमेंशंस समान होती हैं। लेकिन आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या होता है, आइए हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है, एक स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल है x मीटर स्क्वायर और यह क्षेत्रफल SI प्रणाली में है। अब यदि हम CGS प्रणाली की बात करेंगे तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कोई y आ रहा होगा और अब यह सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब यहां पर विमाएं अर्थात डायमेंशंस क्या होंगी, विमाएं होंगी जो ये यहां पर घातांक हैं। और यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये जो घातांक हैं ये अभी भी समान ही हैं। तो यहां पर जब हम SI प्रणाली से CGS प्रणाली में रूपांतरण कर रहे होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर से यह सेंटीमीटर क्यूब बन जाए, यह एकदम असंभव है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि बाकी सभी चीजें समान ही रहने वाली हैं। और यदि ये N2 यहां पर अज्ञात है और यदि हम N2 ज्ञात करना चाहते हैं तो N2 बराबर हमें मिलेगा N1 गुणा M1 बट्टा M2। और यहां पर देखिए चूंकि X व A दोनों समान हैं तो मैंने यहां पर X के स्थान पर A लिख लिया है और इसके गुणा में इसी तरह आ जाएगा L1 बट्टा L2 इसकी घात B गुणा T1 बट्टा T2 इसकी घात C। तो अब हम इस सूत्र के उपयोग से इस अज्ञात मान N2 को ज्ञात कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपको सुनने में यह थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, तो चलिए इसे हम आसानी से समझने के लिए यहां पर एक उदाहरण कर लेते हैं जिसमें हम 1 न्यूटन को N2 गुणा डाइन में रूपांतरित करेंगे और हमारी रुचि है कि हम यहां पर N2 का मान ज्ञात करें। अब आइए हम उन्हीं चरणों का वापस से उपयोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बल का विमीय सूत्र लिखना होगा जो कि हम जानते हैं होता है m की घात 1 l की घात 1 t की घात -2। चूंकि हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसे हम m गुणा a लिख सकते हैं। तो देखिए यदि हम SI प्रणाली की बात करते हैं तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी से हमें मिला है, देखिए m की घात 1 यानी कि द्रव्यमान के लिए एक विमा, l की घात 1 यानी कि लंबाई के लिए भी एक विमा और t की घात -2 यानी समय के लिए ऋणात्मक 2 विमा। अब देखिए n1 का मान तो 1 है और बल के लिए जो विमेय सूत्र है वह आ जाएगा m1 l1 t1 और विमाएं आएंगी 1 1 -2 बराबर यहां पर n2 है
और यहां पर भी जो बल के लिए विमीय सूत्र है वह क्या आएगा, वह आ जाएगा M2L2T2 और विमा यहां पर भी 1 1 -2 ये आ जाने वाली हैं। तो अब यदि हम यहां से N2 का मान पता लगाएंगे तो वह आ जाएगा 1 गुणा M1 बट्टा M2 और इसकी घात 1, L1 बट्टा L2 इसकी घात 1, T1 बट्टा T2 इसकी घात -2। तो अब यदि हम N2 का मान लिखते हैं तो देखिए M1 आ जाएगा किलोग्राम, M2 है ग्राम, इसकी घात 1 है, L1 है मीटर, L2 है सेंटीमीटर और इसकी घात भी 1 है। और यहां पर T1 व T2 दोनों ही सेकंड में हैं और यहां पर घात में है -2। तो अब देखिए यहां पर सेकंड से सेकंड तो इस प्रकार विभाजित हो जाएगा और किलोग्राम होता है 1000 ग्राम और यहां पर भी ग्राम है तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और यहां पर घात में 1 है। इसी प्रकार मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा या कह सकते हैं विभाजित हो जाएगा और यहां पर घात में 1 है। तो इसका मतलब है कि यह किसके बराबर आएगा, यह आ जाएगा 10 की घात 5 के बराबर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। अब आइए एक और उदाहरण कर लेते हैं जिसमें हम जूल को अर्ग में रूपांतरित करेंगे। हम जानते हैं कि जूल एसआई प्रणाली में ऊर्जा यानी कि एनर्जी का मात्रक होता है और इसी तरह अर्ग सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक होता है। अब यह करने के लिए हम वापस से उसी अवधारणा का उपयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि N1U1 बराबर N2U2 होगा और अब इस स्थिति में N1 तो 1 के बराबर आएगा, U1 जूल के बराबर आएगा और बराबर यहां पर N2 गुणा अर्ग है। अब चलिए हम ऊर्जा के लिए विमीय सूत्र लिख लेते हैं। हम जानते हैं ऊर्जा के लिए विमीय सूत्र होता है m की घात 1, l की घात 2, t की घात -2 और इसे हम कुछ ऐसे सोच सकते हैं। देखिए ऊर्जा के लिए जो विमीय सूत्र है वह जो किया गया कार्य है उसके विमीय सूत्र के समान ही होगा और हम जानते हैं कि कार्य होता है बल गुणा विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और हम पहले ही जान चुके हैं कि बल का विमीय सूत्र होता है M1L1 t की घात -2। तो अब यदि हम उसे एक L से गुणा करेंगे यानी कि जो विस्थापन के लिए विमीय सूत्र है उससे गुणा करेंगे तो हमें यहां पर ऊर्जा या किए गए कार्य के लिए जो विमीय सूत्र है वह मिल जाएगा जो कि यहां पर M1L2 t की घात -2 है। तो अब देखिए N1 तो यहां पर 1 है और इसके गुणा में जो यह U1 है यानी कि यह जो जूल है इसका हम यहां पर विमीय सूत्र लिख लेते हैं। तो वह आ जाएगा M1L1T1 और विमाएं आएंगी 1 2 -2 बराबर N2 और यहां पर देखिए इस अर्ग के स्थान पर हम लिखेंगे M2L2T2 और विमाएं आ जाएंगी 1 2 -2। अब देखिए यहां से यदि हम N2 का मान लिखते हैं तो वह आ जाएगा 1 गुणा M1 बट्टा M2 इसकी घात 1 गुणा L1 बट्टा L2 इसकी घात 2 व गुणा T1 बट्टा T2 इसकी घात में -2। अब देखिए T1 व T2 दोनों सेकंड में होंगे तो ये तो आपस में विभाजित हो जाएंगे। तो इसका मतलब देखिए यहां पर N2 हमें क्या मिलेगा, M1 तो किलोग्राम है, M2 ग्राम है और घात में 1 है, L1 मीटर है, L2 सेंटीमीटर है और यहां पर घात में 2 है। तो अब किलोग्राम को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं और बट्टा यहां पर ग्राम है, घात में 1 है। इसी प्रकार मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे, यहां पर सेंटीमीटर है और घात में 2 है। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा या विभाजित हो जाएगा। तो यहां पर तो 10 की घात 3 है और यहां पर 100 का स्क्वायर है यानी कि यह 10 की घात 4 आ जाएगा। 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 3 यानी कि यह 10 की घात 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। तो इस तरह विमीय विश्लेषण के उपयोग से हम मात्रकों को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में रूपांतरित कर सकते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह विमीय विश्लेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम मात्रकों को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में किस तरह से परिवर्तित करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अलविदा।